Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए लाया हूं मैं PYQ सीरीज। इस PYQ सीरीज के अंदर हम जो जैम के अलग अलग सब्जेक्ट हैं फिजिक्स के, उन सभी के PYQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं वो है EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हम 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर PYQs कंप्लीट करेंगे। ये PYQs होंगे 2005 से लेके 2024 तक। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो करीबन 5 से 6 लेक्चर या ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके हम EMT के पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स के अंदर अवेलेबल होगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप उसको सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2025 के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मेरे बैच स्टार्ट हैं। विजेता 2.0 अभी लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ था, जो कि आपको मेरे एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। नया जो बैच है और जो आखिरी बैच है रेगुलर बैच IIT जैम 2025 के लिए, वो 7 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो कोई भी लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं अगर IIT जैम 2025 या फिर CUET PG 2025 के लिए, तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर इसके क्रैश कोर्स वगैरह के बैच हैं जो स्टार्ट आना चालू होंगे। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है स्मॉल लूप ऑफ वायर ए। स्मॉल लूप ऑफ वायर ए जो है एरिया दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो दिए हुए हैं 40। रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 ओम का। इज इनिशियली कैप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस तरह का क्वेश्चन आपने अपनी 12th क्लास में भी जरूर किए होंगे। तो ये 12th वाला ही क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कैसे निकालें? सबसे पहले तो फ्लक्स निकाल लो। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो होगा वो किससे दिया जाएगा? NBA। किसी कॉइल के लिए जो फ्लक्स है वो कैसे दिया जाता है? NBA। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और A का मतलब एरिया। जब इसको पुल किया जाएगा, जब इसको जो ये क्या दिया हुआ है, कॉइल दिया हुआ है, इसको पुल किया जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा, है ना। तो when this coil is pulled, when this loop is pulled, its flux changes। तो इसका फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू बन गई डेल्टा N इक्वल्स टू NBA। वही वैल्यू बनेगी NBA। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि यदि फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा? EMF। और जो EMF जनरेट होता है EMF, उसको हम लिखते हैं E से। EMF को हम लिखते हैं E से और EMF किसके बराबर होता है? डेल फाई अपॉन डेल टी, है ना। चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको हम किससे लिखते हैं? डेल फाई अपॉन डेल टी से लिखते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि I का मतलब होता है करंट। करंट किसके बराबर होता है? I इक्वल्स टू E अपॉन R। I किसके बराबर होता है? E अपॉन R। तो यहां से E की वैल्यू अगर मैं डाल दूं, ये वैल्यू अगर मैं डाल देता हूं तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 1 अपॉन R डेल फाई ओवर डेल टी। ये क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन R डेल फाई ओवर डेल टी। अब हमें ये पता है कि Q जो है चार्ज किसके बराबर होता है? I इंटू डी टी, क्योंकि I किसके बराबर होता है? DQ अपॉन dt। तो चार्ज जो है Q वो किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू डी टी। तो यहां से अगर मैं I की वैल्यू डाल दूं, ये वैल्यू डाल दूं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन R। ये क्या है? डेल फाई, तो इसको डी फाई, और यहां क्या लिखा हुआ है? डेल्टा टी, और ये dt है, इसको भी मैंने डेल्टा टी लिख दिया। ये कट गया। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, इसको याद कर लेना कि किसी कॉइल के लिए जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा हो तो उसका चार्ज अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। अब मैं इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज है हमारे पास वो सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो वैल्यू क्या क्या है हमारे पास? Q की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पावर -5। तो ये वैल्यू रख दी मैंने 2 इंटू 10 पावर -5। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है? NBA। वो सारी वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा। तो ये वैल्यूज अगर मैं रखता हूं तो 2 इंटू 10 पावर -5। N की वैल्यू कितनी दी हुई है? N की वैल्यू गिवन है हमें 40। तो N की वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा 40। देन उसके बाद B क्या करना है? निकालना है B।
मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है और एरिया जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो एरिया गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर और उसके बाद रेडियस या सॉरी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 20 ओम। तो यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले ये 0 से 0 मर गया, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, ये 2 से 2 खत्म। यहाँ से ये उड़ेगा तो ये 2 0 नीचे आएंगे, ये आएगा 10 पावर -3। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10 पावर -3 टेस्ला। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें कोई भी ऐसा जैम का वाला क्वेश्चन नहीं था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12वीं क्लास में भी किया होगा इस तरह का क्वेश्चन। 11 जो 12th वाली बुक है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो देख लेना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CUET की कर रहे हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है 12th क्लास का वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस d। दो चार्ज हैं, एक है +Q1 और एक है +Q2। फिर ये बोला गया है कि यदि इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के ऊपर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाता है, मान लो यहाँ पर रख दिया Q3, हो सकता है इस चार्ज को मैं यहाँ पर भी रख दूँ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तुमने किए होंगे कि जब एक चार्ज को दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन के ऊपर रख दिया जाता है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, तो x की डिस्टेंस निकलवाई जाती है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि Q3 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ ये रखूँ या फिर यहाँ पर रखूँ, तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, पॉसिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ Q3। Q3 का साइन कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आराम से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड एट 0 0 0 एंड 1 0 0 रेस्पेक्टिवली विद बोथ ऑफ देम पॉइंटिंग इन द z डायरेक्शन। दोनों z डायरेक्शन में है। Without changing the orientation of the dipole, P2 is moved to 0 to 0. The ratio of the electrostatic potential energy, electrostatic potential energy का जो फॉर्मूला होता है डाइपोल के फॉर्म में, डाइपोल इंटरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला याद होने चाहिए भाई आपको। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा P1 डॉट P2 R क्यूब माइनस, यहां से हो जाएगा P1 डॉट R और ये हो जाएगा P2 डॉट R और अपॉन ये हो जाएगा R पावर 5। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। पहली कंडीशन जो है उसको यूज करो। सबसे पहली जो कंडीशन है, एक मिनट रुको, सबसे पहली जो कंडीशन है उस कंडीशन में आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं P1 P2 के दिए हुए हैं 0 0 0 1 0 0। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं प्लेन बनाता हूं एक, तो अगर मैं एक प्लेन बनाता हूं और इसको मैंने x नाम दे दिया, ये हो गया x, ये y है और ये z है। तो P1 जो है वो कहां पर है? 0 0 0 पर। तो उसकी डायरेक्शन की तरह z डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन की तरह z डायरेक्शन में, और ये हो गया P1। तो इट इज P1। और दूसरा वाला जो है वो P2 है और इसकी डायरेक्शन भी z में है और इसका जो लोकेशन है वो 1 0 0 1 0 0। तो यहां से मेरे को दिख रहा है P1 पैरेलल है किसके? P2 के। P1 पैरेलल अगर P2 के है तो P1 डॉट P2 वो किसके बराबर हो जाएगा? P1 P2, क्योंकि उनके बीच का जो कॉस एंगल है वो 0 हो जाएगा। तो उनकी वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और ये जो है ये डिस्टेंस है R। तो साफ साफ दिख रहा है कि P1 परपेंडिकुलर है R के। तो P1 जो है परपेंडिकुलर है R के, तो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। सिमिलरली P2 भी परपेंडिकुलर है R के, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 है। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी UI, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये P1 P2 रह जाएगा, तो ये रह गया P1 P2, और R की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पर 1 को मैं लिख देता हूँ, चलो 1 क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P1 P2 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट केस क्या बन रहा है? नेक्स्ट केस में जो P2 है उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया। तो P2 की पोजीशन को हम भी चेंज कर देते हैं। तो पहली पोजीशन जो P1 की है वो तो सेम है, तो ये तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स z डायरेक्शन, तो ये तो P1 है ही। अब इसकी पोजीशन y एक्सिस पर आ गया ये, और ये यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो 2 हो गई। ये x है, ये x है। तो अब जो डिस्टेंस है सिर्फ वो चेंज हो रही है, बाकी सारी कहानियां सेम रहेंगी। यानी कि u फाइनल जो बनेगा उसके केस में क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P1 P2 है। अब डिस्टेंस चेंज हो गई, आपको साफ साफ दिख रहा है। पहले डिस्टेंस थी 1 और अब जो डिस्टेंस है वो हो गई 2। तो 2 का क्यूब हो जाना है। तो 2 का क्यूब जब हो जाना है तो 2 का क्यूब हो गया। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/8 इंटू U1।
1/8 इंटू U1। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल अपॉन इनिशियल, ये हमें रेशो पूछा है, तो रेशो कितना हो गया 1/8। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आ जाएगा 1/8, यानी कि ऑप्शन डी। राइट आंसर जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा 1/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बोला गया है इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट मास m, लेंथ l, टाइम t एंड चार्ज q, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशन या तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको बहुत सारी तरीकों से निकाला जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है तो उससे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो हम जो ओरेस्टेड वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं वहां से भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो लाइट की स्पीड का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन के टर्म्स में, वहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला बनता है हमारे पास c² इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी c² एप्सिलॉन नॉट। सवाल ये है कि अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको इसको कूलम फोर्स वाला जो फॉर्मूला है वहां से निकालना पड़ेगा। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q² हो जाएगा और अपॉन r² हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा q² अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा r² इंटू फोर्स, r² इंटू फोर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जब निकालोगे तो q² जो है वो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख दो कूलम स्क्वायर, चार्ज हो गया ना, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। r² की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और जो फोर्स है उसकी यूनिट को आप लिख दोगे किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट बनाते हो तो बनेगा q2 और l-3, ये हो जाएगा l-3 m-1 और t2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, डायमेंशंस हो जाएंगी, है ना। ये क्या हो जाएंगी एप्सिलॉन नॉट जो लिखा हुआ है उसकी डायमेंशंस। ये डायमेंशंस यहाँ पे रखेंगे हम इस फॉर्मूला के अंदर। तो c की यूनिट चाहिएगी आपको, c की डायमेंशंस चाहिएंगी, तो c की डायमेंशंस तो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग बना लो। मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग बनाते हो तो वो बनेगा L2 और t-2, और उसके बाद आपको एप्सिलॉन नॉट की जो आपने डायमेंशंस निकाली वो लिखनी है, यानी कि q² और क्या आया था q² के साथ m-1 l-3 t2, m-1 l-3 और t2। तो यहाँ से कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है वो हटाओ, तो ये t2 और ये वाला t2 खत्म। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर हमारे पास बचा q², ये बच गया m-1 और ये l-3, ये l2 है तो ये बच गया l-1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, l भी पॉजिटिव, और ये हो जाएगा q-2। मैच कराओ कौन सा आंसर सही बन रहा है, तो यहाँ से मैच कराओगे तो ml q-2, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ने के पहले फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM 2025 के लिए या फिर CUET PG 2025 के लिए, तो रेगुलर बैच विजेता 2.0 बैच जो कि स्टार्ट हुआ था अगस्त में वो चल रहा है। किसी को अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो विजेता 1.0 विजेता जो इनिशियल फर्स्ट बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ IIT JAM की प्रिपरेशन करनी है तो उसका बैच है लक्ष्य बैच, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ CUET PG की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मंजिल 2025 बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आखिरी रेगुलर बैच जो है IIT JAM और CUET PG के लिए जो स्टार्ट होगा, आखिरी रेगुलर बैच वो स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर के बाद, और उसके बाद फिर लास्ट ऑफ अक्टूबर से क्रैश कोर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर किसी को रेगुलर बैच ज्वाइन करना है तो लास्ट वो बैच अक्टूबर 7 के बाद स्टार्ट हो जाएगा कभी भी। ये बैच के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होंगी, मतलब कुछ सब्जेक्ट लाइव होंगे और कुछ सब्जेक्ट डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल होंगे। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सब इन बैचेस में अवेलेबल रहेंगी। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर के PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, विच इज कपिल गोयल फिजिक्स, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आप उसको टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XY इज गिवन बाय V इक्वल्स टू 2x + 4y वोल्ट्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E², ये फॉर्मूला होता है। सवाल ये है कि E को कैसे निकालोगे। E को कैसे निकालोगे, E बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। V का मतलब है पोटेंशियल, तो इसका ग्रेडियंट कर दो। V आपको दिया हुआ है
ग्रेडियंट हमेशा होता है स्केलर क्वांटिटी का, पोटेंशियल स्केलर है, हालांकि वेक्टर पोटेंशियल भी होता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें स्केलर पोटेंशियल का यूज करते हैं, और जब आप उसका ग्रेडियंट करोगे तो ग्रेडियंट के बाद हमेशा आपको मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं तो ध्यान रखना। तो ई यहां से सॉल्व करोगे तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि 2i बनेगा यहां से, और यहां से क्या बनेगा 4j, यहां से बनेगा 2i और यहां से बनेगा 4j। ठीक है, ये दो बन जाएंगे 2i और 4j, तो ये बन जाएगा -2i और -4j। अब आपको ई स्क्वायर निकालना है, तो ई स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ई डॉट ई। तो ई डॉट ई लिखोगे तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो भाई ई आई डॉट लिखोगे तो ये बनेगा 2i -4j का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कराना है, तो -2i -4j, तो ये बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा 20। अब आपको वैल्यू निकालनी है u की, तो यहां पर वैल्यू डाल दो, तो u किसके बराबर है 1/2 एप्सिलॉन और ये हो जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए XYZ कोई भी एग्जाम हो, फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है। फॉर्मूलाज जो आपको याद हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद हैं, तो सवाल हो जाएगा चुटकियों में, है ना। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला याद है, छोटा मोटा कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है, तो आराम से क्वेश्चन जाएगा, आराम से भिड़ेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है JD = एप्सिलॉन नॉट और DE/dt। ई निकालना है आपको, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ई कैसे निकालोगे, ई जो है वो इक्वल हो जाएगा V/d के। तो v की वैल्यू कितनी है, V0 cos ω/t को डिवाइड कर दिया d से। क्लियर। अब यहां से आपको JD निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट DE/dt। अब आप लोगों ने निकाल लिया है E, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और इसमें d भी बाहर आएगा, है ना। d तो बाहर आना ही है क्योंकि d तो कांस्टेंट है, तो d बाहर आ जाएगा, ये d बाहर आ गया। अभी cos ω/t का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा भी बाहर आएगा, तो ये बनेगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा sin ω/t। तो आंसर जो आएगा तुम लोगों के पास वो आएगा इसका -ω एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन है कि ई है, एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन ओमेगा V0, ये V भी लिखा हुआ है, V0 भी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर लिख लेना है V0। तो ये आएगा -ω V0 एप्सिलॉन नॉट और sin ω/t, और ये हो जाएगा d। तो आंसर यहां से मैच कराओ कौन सा बनेगा, तो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए क्या करो, फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला, B आपको निकालना है, B। तो B किसके बराबर होगा, 1/c, ये हो गया k कैप, और ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, E के साथ। k कैप का मतलब है वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ये क्या बता रहा है, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, प्रोपोगेशन है ना, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन। तो वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन कौन सी है, यहां पर ये जेड है ना, जेड, ये किसकी डायरेक्शन है, वेव प्रोपोगेशन, तो जेड का मतलब k कैप, तो k कैप ही रहेगा ये। ई पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में यूज हो रहा है, वेक्टर फॉर्म में मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू डालनी है यहां पर, तो डालो। तो क्या लिखोगे, B, यहां पर 1/c है, ये k कैप ही रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, J कैप में, है ना। तो k कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो करा दो J कैप के साथ, और बाकी सारी कहानी को बाहर लिख दो। E0 sin ω/t माइनस क्या लिखा हुआ है, ओमेगा kz है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, kz माइनस ω/t, kz माइनस ω/t, तो ये लिख दिया मैंने kz माइनस ω/t। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, kj एंटी साइक्लिक ऑर्डर है तो माइनस आएगा, माइनस का आई आएगा, तो आंसर क्या आएगा, B इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा E0/c, यहां बनेगा साइन, ये हो जाएगा kz माइनस ω/t, और ये हो जाएगा i कैप। अब चेक करो कौन सा आंसर बनेगा, अब यहां से मैच करा लो कौन सा आंसर बनेगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मैच कराओ कौन सा आंसर बनेगा, तो ऑप्शन ए बन जाएगा, ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अज्यूम दैट z इक्वल्स टू 0 प्लेन,
जेड बराबर 0 वाला प्लेन ये है, और यहाँ पर जो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 है, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4 है। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगानी, बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नॉर्मल डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूटी होगी, है ना। और तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए क्या लिख लोगे, E1 टाउ इक्वल्स टू E2 टाउ, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए हो गया। तो सबसे पहले टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात कर लें, तो ये जो है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए है, तो E1 टाउ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3i माइनस 5j, तो यही किसके बराबर होगा, E2 टाउ। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का तो टेंशन खत्म। नॉर्मल डायरेक्शन की बात करें तो E1n जो है वो किसके बराबर है, 4k कैप, वो किसके बराबर है, 4k कैप। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालता हूं नॉर्मल डायरेक्शन में, तो उसको कैसा लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और क्या लिखा जाएगा, E1n, ऐसे तो लिखता है। तो यहां पर सबसे पहले इस D1n की वैल्यू निकाल लो, तो D1n की वैल्यू निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और 1n यानी कि z ग्रेटर देन 0 के लिए जो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपको कितनी गिवन है, 5, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो जाएगा 20, तो यहां से हो जाएगा 20 एप्सिलॉन नॉट, और ये k कैप, 20 एप्सिलॉन नॉट k कैप। अच्छा, अब हमारे पास ये होता है कि D2n माइनस D1n इक्वल्स टू होता है सिग्मा, पर ये जो है क्या दे रखा है, 0, ये 0 दे रखा है, तो D2n किसके बराबर हो गया, D1n के, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 20 एप्सिलॉन नॉट k। तो D2n को आप क्या लिखोगे, D2n को आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट R2 और En2 इक्वल्स टू 20 एप्सिलॉन नॉट और k। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट मर जाएगा, लेस देन z के लिए, z की वैल्यू लेस देन 0 के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है, 4, तो En2 की वैल्यू आ जाएगी 20/4, तो ये हो गया 5k कैप। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा E टाउ 2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E टाउ 2 प्लस En2। तो E टाउ 2 की जो वैल्यू है वो क्या थी, 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j और प्लस 5k हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी थी, 3i माइनस 5j, और ये कितना हो गया, प्लस 5k। तो यहां से ऐड कर दो, प्लस 5k ऐड हो गया, प्लस 5k। ये क्वेश्चन जो है इस बार 2024 में भी आया था, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन था, डेटा चेंज था, कहानी सेम थी, पूरी करना ऐसे ही था। तो ये क्वेश्चन थे कुछ EMT के पार्ट फर्स्ट के अंदर। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा कि करीबन 6-7 पार्ट आएंगे इसके, जिसमें 8-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखते रहना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैंने आपको बताया भी कि ये जो क्वेश्चन आपने कराया, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, ये 2010 में आया था, और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी तरह का क्वेश्चन 2024 में आया था। तो दैट मीन्स कि डेटा रिपीट नहीं होता, पर क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। या फिर जैसे इस बार आपसे पूछ लिया कि n कंपोनेंट आपने निकाला, हो सकता है कि फिर आपसे पूछ लिया जाए कि टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालो, तो मतलब आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये जो है जरूरी नहीं कि आपके जैम के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टिफर दे रहे हो, जेस दे रहे हो, नेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि काफी कुछ सिलेबस जो है वो सेम होता है। तो वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। PDF के लिए कपिल गोयल फिजिक्स टेलीग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।